वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कहते हैं आर ओ के लिए क्या कहते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे गाइस। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे। यानी कि जो दिल्ली में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमा जो चलाया गया था उसमें जो बचाव पक्ष के जो वकील थे वो कौन थे? तो वो थे भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई। आज इसकी व्याख्या है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर और शप्रू तथा आसफ अली थी, जिसकी अगुवाई भूला भाई देसाई ने कर रहे थे। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो मुकदमा था उसमें क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर शप्रू तथा आसफ अली थी, जिसकी अगुवाई में यानी कि जिसकी वकालत कौन कर रहा था बचाव पक्ष से? तो वो कर रहे थे भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित हैं। क्या है ये सही सुमेलित है? तो उसमें जो हमारा है पहला कि अभिनव भारत। तो अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? तो वो थे वी डी सावरकर। कौन थे? वी डी सावरकर। फिर नेक्स्ट है कि गदर पार्टी। तो गदर पार्टी से कौन संबंधित थे? तो लाला हरदयाल। कौन थे संबंध? लाला हरदयाल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज दल जो कि मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज दल से कौन संबंधित थे? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास तथा हकीम अजमल खां स्वराज दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो जो पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो प्रयोग किसने किया था गाइस? तो वो किया था चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। कब किया था? 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? यानी कि जो कृष्ण देव राय थे उनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे, जिन्हें क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज कहा गया था। आगे देखते हैं कि राज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टन में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजयोत्तुंग बर्मन कहाँ के शासक थे? जो विजयोत्तुंग बर्मन थे तो वो कहाँ के शासक थे गाइस? तो वो श्री विजय के शासक थे। कहाँ के? श्री विजय के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। यानी कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है गाइस? तो वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। गाइस हम आपको आर ओ की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट उपयोग करा रहे हैं, तो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ऐसे ही मोर वीडियो और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को किसने भेंट की थी? जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा था वो शाहजहां को किसने भेंट में दिया था? तो वो शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने किया था? मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। आगे बढ़ते हैं कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं कि द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता था। जो द्वितीय पुर्तगाली जो वाणिज्यिक अभियान था उसका नेता कौन था गाइस? तो उसके नेता थे अल्वारेज काब्राज। कौन थे? अल्वारेज काब्राज जो थे इनके वाणिज्यिक अभियान के नेता थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो द्वितीय अभियान था उसके जो नेता कौन थे? तो वास्को डी गामा थे। और ये इस अभियान का जो नेता थे वास्को डी गामा थे। और इसे किसने स्टार्ट किया था? तो वास्को डी गामा ने ही स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जो मराठा थे तो मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठाओं का नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ ने। किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था गाइस? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो वो अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी MG रनाडे ने। किसने की थी? MG रनाडे ने। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट इसकी व्याख्या है कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। किसने प्रचलित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। आगे देखते हैं कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। जो वो क्या कहते हैं, कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया था? तो वो थे एडोडोर बारबोसा। कौन थे? एडोडोर बारबोसा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कल्याण मंडप किस राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? जो कल्याणम मंडपम था वो किस राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? तो वो विजयनगर मंदिर का वास्तुकार विशिष्ट लक्षण है। आगे देखते हैं कि गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षण था। जो गुप्त काल था उसमें भूमि संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षण था तो क्या था? तो वो था कर्णिक। क्या था? कर्णिक। आगे बढ़ते हैं कि अफगानपुर में अस्थायी लकड़ी के मंडप को रचयिता कौन था? जो अफगानपुर में जो अस्थायी लकड़ी के जो मंडप बनाए गए थे तो उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं अहमद अयाज। कौन है? अहमद अयाज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1753 में स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में भू स्वामित्व दिया गया था। कब दिया गया था? 1893 के स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में भू स्वामित्व दिया गया था। तो किससे दिया गया था? तो जमींदारों को दिया गया था। आगे देखते हैं कि सूची 1 काल तथा सूची 2 भू राज्य व्यवस्था सही सुमेलित हैं। जो ये आपस में जो मिले हुए हैं वो सही मिले हुए हैं गाइस। तो आगे देखते हैं इसे। जो बंगाल है वो जमींदार, मद्रास रैयतवाड़ी और पश्चिमोत्तर प्रांत मालवाड़ी और मध्य भारत एवं बरार माल गुजारी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है गाइस, इसे आप क्वेश्चन को जब देखेंगे कि पहली सूची है वो काल है कि बंगाल काल में, और फिर भू राज्य व्यवस्था यानी कि बंगाल काल में कैसी भू राज्य व्यवस्था थी? तो जमींदार के ऊपर थी। और फिर क्या कहते हैं, मद्रास में किस पर थी? तो रैयतवाड़ियों के लिए, और पश्चिमोत्तर प्रांत में मालवाड़ी के लिए, और मध्य भारत में बरार में माल गुजारी के लिए। आगे देखते हैं। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी का जो अधिकार मिला था तो वो किसके परिणाम स्वरूप मिला था? तो वो इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप मिला था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी गाइस? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था कहते थे। यानी कि वह स्त्रियां कौन सी थीं जिनका उपनयन होने के बाद उन्हें वैवाहिक जीवन में जाना होता था तो उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे सदोवधू। क्या कहते थे? सदोवधू। और जो ये उपनयन की जो सिस्टम था वो कब था? तो वो वैदिक काल में छात्राओं के 2 वर्ग थे। कौन कौन से थे? जो वैदिक काल था उसमें जो छात्राएं होती थी उनके 2 वर्ग होते थे, एक सधोवधू और एक ब्रह्मवादिनी। या जो सधोवधू थी वो उनका विवाह के पर्व तक कुछ वेद मंत्रों और यज्ञ की प्रार्थनाओं का यज्ञ प्रदान कर ले लेती थीं, और ब्रह्मवादी वे थीं जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थी। यानी कि इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो सधोवधू होती थी वो अपनी क्या कहते हैं, जो भी उनका ज्ञान होता था कुछ वेद मंत्रों का ज्ञान लेकर वो अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई छोड़कर वो अपने विवाह की ओर चली जाती थी। लेकिन जो ब्रह्मवादिनी थी वो अपना पूरा जीवन ही उसी ज्ञान को क्या कहते हैं ज्ञान को धारण करने या ज्ञान को प्राप्त करने में अपना ही पूरा जीवन व्यतीत कर देती थी। आगे देखते हैं। आगे है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि जो गौतम बुद्ध थे तो उनके द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी तो वो कहाँ की गई थी? तो वो वैशाली में की गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में पूर्व दिशा के राजाओं को कहा जाता था। जो उत्तर वैदिक युग था तो उसमें जो पूर्व की दिशाओं के जो राजा होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें सम्राट कहा जाता था। क्या? सम्राट। आगे बढ़ते हैं कि अंग, मगध एवं कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। जो अंग, मगध एवं कुरुक्षेत्र थे तो उनका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उनका प्राचीनतम उल्लेख गाइस अर्थवेद में भी मिलता है। आगे देखते हैं कि स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है? यानी कि जो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, जो उन्होंने अभिलेख बनवाया था भीतरी अभिलेख, तो वो किस जिले में स्थित है गाइस? तो भीतरी का जो अभिलेख है वो गाजीपुर में मिलता है। कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। आगे देखते हैं।
तो जो क्या कहते हैं भीतरी अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों एवं हुणों के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो भीतरी अभिलेख है उस अभिलेख पर स्कंदगुप्त के द्वारा जो पुष्यमित्रों एवं जो हुणों के साथ जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अंगीकृत करते थे। यानी कि जो सब प्रसिद्ध लेखक थे दंडिन वो किसकी सेवा या किसकी सभा को अलंकृत करते थे या फिर किस राज्य से संबंधित थे या किस वंश से संबंधित थे। तो वो पल्लव वंश से संबंधित थे। किससे? पल्लव वंश से। आगे देखते हैं कि जो महाकवि दंडिन का प्रमुख काव्य क्या है। जो महाकवि दंडिन थे उनके द्वारा 10 कुमार चरितम क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख काव्य लिखा गया है। किसके द्वारा? दंडिन के द्वारा। दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में रहते थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो दंडिन थे वो किसके राज दरबार में रहते थे या राज्यसभा में रहते थे, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में रहते थे। आगे बढ़ते हैं कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था। यानी कि जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय जो चालुक्य और सोलंकी वंश था उसमें क्या कहते हैं गुजरात में जो शासक कर रहे थे, तो उस टाइम पर वो कौन शासक था। जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था तो उस समय का कौन शासक था, तो वो थे भीम द्वितीय। कौन थे? भीम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। और सोमनाथ पर सबसे पहले महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, तो वो किया था 1025 में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। यानी कि जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे तो वो किस सूफी संत के अनुगामी थे, तो वो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुगामी थे। किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जो मोहरें थी उनका सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था, यानी कि वो किस आकार की बनी थी, तो वो वर्गाकार आकार की बनी थी। कैसी? ऐसी वर्गाकार आकार की बनी थी। और अभी कैसी मोहरें चलती हैं, तो गोल, यानी कि जो रुपया है वो कैसे चलता है? गोल। तब कैसी चलती थी? वर्गाकार की। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है। यानी कि जो प्राचीन तक्षशिला था तो वो किन नदियों के मध्य स्थित था, तो वो सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य स्थित था। आगे बढ़ते हैं कि सुप्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध क्या कहते हैं सुप्रसिद्ध मंदिर है हजारा राम मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। कौन सा? हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि किसकी सभा का नाम भुवन विजय था। तो भुवन विजय किसकी सभा का नाम था, तो वो भोज की सभा का नाम भुवन विजय था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में हुए अपने किस महत्वपूर्ण युद्ध के पूर्व बाबर ने तमगा कर समाप्त करने की घोषणा की थी। क्या करके? तमगा कर के समाप्त करने की घोषणा की थी, तो वो खानवा के युद्ध में। कब? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर अंकित किया गया था। यानी कि जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे उनका नाम भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर किसने अंकित कराया था, तो वो इल्तुतमिश ने अंकित कराया था। आगे बढ़ते हैं कि उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसने न्यायालयों में कामकाज की भाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी कर दी थी। यानी कि वह कौन सा जनरल था, गवर्नर जनरल था जिसने नया जो कोर्ट होते थे उनकी जो कामकाज की जो भाषा थी वो फारसी से हटाकर अंग्रेजी कर दी थी, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है कि किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। यानी कि वो किसका विरोध कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके विरोध के कारण उन्होंने नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था, तो वो विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि आदि बारह दमन सिक्का था। जो आदि बारह दमन सिक्का था तो वो किसका था, तो प्रतिहार राजा भोज का सिक्का था। किसका था? प्रतिहार राजा भोज का सिक्का था। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। तो जो सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कौन कहलाता था, तो वो दीवार-ए-मुमाकिन कौन कहलाता था? दीवार-ए-मुमालिक। जो दीवार-ए-मुमालिक था वो शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। कब? सल्तनत काल में। आगे बढ़ते हैं कि औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे। तो औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो थे शेख मासूम। कौन थे? शेख मासूम। आगे बढ़ते हैं कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की
सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या क्या कहते हैं कितनी थी? 1,40,000 थी। कितनी थी? 1,40,000 थी। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के लाल बख्श किसमें? दिल्ली सल्तनत के लाल बख्श किले में की पदवी किसे मिली थी? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उस काल में लाल बख्श की पदवी किसे मिली थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। निम्नलिखित कथन सही है। तो इसका आंसर है इस साइड पे। आगे बढ़ते देखते हैं हम। तो आ गया है कि भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में घोड़े सबसे अधिक महंगे थे और चीन के जहाज बंगाल के बंदरगाह जाते थे। जो चीन के जहाज थे वो बंगाल के बंदरगाह होते हुए जाते थे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो जो कथन दिया गया है वो सूफीवाद के संबंध में एकदम सही है। तो क्या है कि सूफी संतों का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा था। जो सूफी संत होते थे उनका मूल उद्देश्य क्या था? कि मानवता की सेवा करना। और फिर है कि नक्शबंदियाँ संप्रदाय कट्टर इस्लाम में आस्था रखते थे और जो नक्शबंदी संप्रदाय थे वो कट्टर मुसलमान या कट्टर इस्लाम धर्म में आस्था रखते थे। आगे बढ़ते हैं कि सालवाई किसकी? सालवाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था? जो सालवाई की संधि हुई थी उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था गाइस? तो उससे उन्हें लाभ हुआ था कि मराठाओं से लंबी शांति, यानी कि उन्हें जो मराठाओं से बार बार जो युद्ध हो रहे थे उसमें उन्हें शांति मिल गई थी। यानी कि मराठाओं थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए शांत हो गए थे और उन्होंने उन पर कोई विरोध नहीं किया था। तो क्या हुआ था उसे? कि मराठाओं से लंबी शांति। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय मंडलायुक्त का पद किसने सृजित किया था? यानी कि जो ब्रिटिश शासन था तो उसके समय जो मंडलायुक्त का पद था वो किसने सृजित किया था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सृजित किया था। यानी कि वो उपाधि किसे मिली थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। आगे बढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? किसका? अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर रिचर्ड स्ट्रेची। कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रेची। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीयों के क्रांतिकारियों के द्वारा जो प्रकाशित किया जाने वाला जो गदर था वो कितनी भाषाओं में निकाला गया था गाइस? तो वो 4 भाषाओं में निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं तो जो वो गदर था वो कब निकाला गया था? तो वो नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकना हुआ हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नामक पत्र निकाला था। यह पहले गुरुमुखी और उर्दू में निकाला गया था। यानी कि जो ये सबसे पहले जब ये निकाला गया था तो गुरुमुखी और उर्दू में निकाला गया था। उसके बाद 1914 में गुजराती और 1915 में हिंदी में भी इसे निकाला गया। तो ये कुल 4 भाषाएँ कौन कौन सी हो गई? गुरुमुखी, उर्दू और गुजराती और हिंदी, यानी कि 4 भाषाओं में निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं आगे है कि बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो बल्लभी में जो आयोजित हुई थी जैन महासभा उसकी अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो उसकी अध्यक्षता की थी देवार्दी क्षमा श्रमण ने। किसने की थी? देवार्दी क्षमा श्रमण ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध था। जो अर्थशास्त्र थे उनके अनुसार जो सीताध्यक्ष होते थे उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध कृषि से होता था। किससे? कृषि से। और अर्थशास्त्र में सीता किसे कहा गया गाइस? तो सीता क्या कहते हैं? भूमि को कहा गया है। किसे? भूमि को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? जो कावेरी पत्तनम था, पत्तनम मीन्स जो बंदरगाह होता है यानी कि जहाँ पर तट होता है, किनारा होता है जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं। तो कावेरी जो पत्तनम था उनका मुख्य बंदरगाह क्या था? तो उनका मुख्य बंदरगाह किनका था? चोलों का कावेरी पत्तनम मुख्य बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं कि दीवान ए वजीरात ए कुल, यानी कि जो दीवान ए वजीरात ए कुल जो नामक नवीन पद था का सृजन किया गया था। तो इस पद का सृजन किसने किया था गाइस? तो इसका सृजन किया था अकबर ने। तो ये पद किसने निकाला था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं कि मुल्तखब उल लुबाब का रचयिता कौन था? किसका? मुल्तखब उल लुबाब का रचयिता कौन था? तो इसके रचयिता थे खाफी खां। कौन थे? खाफी खां। आगे देखते हैं कि जो मुल्तब उत, ये कुछ रचनाएं हैं कि मुल्तखब उत
तवारीख ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और ये है तबकात एक अकबरी, तो ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। और अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, यानी कि जो फोर्ट सेंट चर्च है जॉर्ज है वो कहाँ स्थित है गाइस? तो ये मद्रास में स्थित है। कहाँ पर? मद्रास में। कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में स्थित है। तो फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेता था। तो 1930 के दशक में बिहार आंदोलन का नेता कौन था गाइस? किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो वो थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यानी कि दिल्ली के वह एकमात्र सुल्तान कौन थे जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। तो लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इन सिक्कों का प्रचलन किया था मोहम्मद तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ था? जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य था उसमें जो जैन तीर्थक थे वो महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ था गाइस? तो इनका रूप में जो उल्लेख हुआ था तो वो था निंगथनाथ पुत्र। किसके रूप में हुआ था? निंगथनाथ पुत्र। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इसमें महावीर स्वामी के संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकरों को मान्यता प्राप्त है और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। और इनका जन्म कुंदन ग्राम में 540 में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? जो भारतीय दर्शन था उसको जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? तो इसका प्रमुख योगदान था स्यादवाद का सिद्धांत। क्या था? स्यादवाद का सिद्धांत। आगे देखते हैं कि दीवान ए अमीर को ही संबंधित था। कौन सा? दीवान ए अमीर को ही संबंधित था। किससे? कृषि से। किससे संबंधित था? कृषि से। तो इसके बारे में देखते हैं कि दीवान ए को ही विभाग का गठन मोहम्मद तुगलक ने किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दीवान ए अमीर को ही विभाग का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था मोहम्मद तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं कि राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया से आप किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान को संबंध पाते हैं? तो इससे जो क्या कहते हैं, जो बसैया था उससे कौन सा दिल्ली सल्तनत जो सुल्तान था दिल्ली का वो उससे संबंधित था? तो वो बलवंत थे। किससे? बलवंत से। किससे? बसैया से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें किसकी जो स्थिति थी, यानी कि किसकी जो स्थिति सबसे अच्छी थी? तो वो बढ़इयों की थी। किसकी? बढ़ई की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस वंश की सीमाएं सदप लाक्ष नाम से जानी जाती हैं? किसकी? सपद लाक्ष के नाम से जानी जाती हैं। तो वो चहमान वंश की सीमाएं। किसकी? चहमान वंश की सीमाएं सपद लाक्ष के नाम से जानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का घोतक है? यानी कि जो हुमायूं का जो मकबरा बना है उसमें वह कौन सा हिस्सा है जो कि ईरानी प्रभाव का घोतक है या ईरानी प्रभाव की छवि उसमें दिखाती है? तो वो है आधार योजना। यानी कि जो उसकी जो मकबरा था उसका जो आधार योजना थी वो ईरानी प्रभाव को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। यानी कि जो द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? तो द्वितीय ताजमहल हुमायूं के मकबरे को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं कि भू बंदोबस्त की दहसाला प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? किसका? भू बंदोबस्त की दहसाला प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था गाइस? तो वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं कि फुतुहात ए फिरोजशाही का लेखक कौन था? तो ये फुतुहात ए फिरोजशाही है, ये किसकी रचना थी गाइस? तो ये थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी रचना की थी। किसकी? फुतुहात ए फिरोजशाही। आगे बढ़ते हैं कि कौन भारतीय सूफी संत मुजद्दिद कहलाता था? कौन सा?
मुजद्दिद कहलाता था। कौन सा सूफी संत? तो शेख अहमद सर हिंदी। जो शेख अहमद सर हिंदी थे उन्हें उनका दूसरा नाम या उन्हें क्या कहते हैं उपनाम मुजद्दिद भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक भारत लोग संबंधित थे। जो ऋग्वैदिक भारत के लोग थे तो वो किससे संबंधित थे? तो वो सरस्वती घाटी से संबंधित थे। किससे? सरस्वती घाटी से। आगे बढ़ते हैं कि 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाला बौद्ध भिक्षु था। यानी कि जो 11वीं शताब्दी थी उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन था? तो वो थे दीपंकर श्री ज्ञान। कौन थे? दीपंकर श्री ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि दीपंकर श्री ज्ञान जो पाल शासक धर्मपाल द्वारा बनवाए गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। क्वेश्चन आ जाता है कि दीपंकर जो थे श्री ज्ञान वो किस शासक के द्वारा बनवाए गए, किस शासक से संबंधित थे? तो वो धर्मपाल शासक से संबंधित थे। और किससे संबंधित थे? तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। किससे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी गाइस, तो वो की थी धर्मपाल ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि चोल सोने का सिक्का जाना जाता था। जो चोल का जो सोने का सिक्का था वो कैसे जानते थे? तो कासू को जाना जाता था। किसको? सोने का सिक्का किससे जाना जाता था? कासू। आगे बढ़ते हैं कि सहना ए मंडी स्थापित की गई थी। जो सहना ए मंडी थी तो वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी गाइस? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी? सहना ए मंडी। आगे देखते हैं कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? क्या? रतन नाम के हिंदू को सिक्के शासन किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो रतन कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नाम के हिंदू को शासनकाल में किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नाम के हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो सूचियां दी गई हैं जिसमें एक में प्रशासनिक विभाग तथा दूसरे में उसका सृजन करने वाले शासक का नाम है। तो जो बलबन थे तो बलबन ने कौन से प्रशासनिक किया था? तो बलबन ने दीवान ए आरिज का निर्माण कराया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तक खराज का करवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही का कराया था। आगे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने, जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने दीवान ए खैरात का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी में कविताएं और पहेलियां लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। तो जो हिंदी में कविताएं और पहेलियां लिखने का जो काम था वो कौन से मुसलमान कवि ने लिखा था गाइस? तो वो क्या कहते हैं? अमीर खुसरो ने। तो हिंदी में जो क्या कहते हैं कविताएं और पहेलियों के लिए लिखने वाले सबसे पहले मुस्लिम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि किस अभिलेख में बाहलीको का उल्लेख मिलता है? किसका? बाहलीको का। तो वो मेहरौली स्तंभ अभिलेख में मिलता है। किसमें? बाहलीको। जो बाहलीको है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर स्थापित है। कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर स्थापित है। तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थापित है गाइस? तो वो शिव को स्थापित है। और ये चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। और ये किसके लिए स्थापित हुआ या किसका मंदिर है? जो राजराजेश्वर जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। किसका? शिव जी का मंदिर है। और ऐसे चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जो चोल शासक थे वो शैव मत अनुयायी थे। कैसे थे? शैव मत अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने बनवाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज की रूपांतरण मुख्यतः हुआ था। यानी कि जो प्राचीन भारतीय समाज था उसका मध्यकालीन समाज में जो रूपांतरण हुआ था तो वो मुख्य रूप से कैसे हुआ था? तो भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि सफीनत क्या है? सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? जो सफीनत उल औलिया थे उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह। आगे बढ़ते हैं कि किस सूफी संत ने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसका? रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था ये गाइस? तो ये किया था ख्वाजा मीर दर्द ने। किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने इल्मे इलाही मोहम्मदी रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं कि जो ख्वाजा मीर दर्द थे वो नक्शबंदी शाखा के अंतिम सुविख्यात सूफी संत थे। उन्होंने शाह अली उल्लाह की तरह ही
इबादत उल वजूद का सिद्धांत स्वीकार किया था। किसका? इबादत उल वजूद का। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि जब बाबर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन थे? तो उस समय विजयनगर की साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दीवान ए मुस्तक खराज का संबंध किससे है? यानी कि जो दीवान ए मुस्तक खराज था उसका संबंध किससे गाइस? तो इसका संबंध था भू राजस्व से। और दीवान ए मुस्तक खराज का जो लगाया था, वसूली हुई थी, तो ये किसने लगाया था कर गाइस? तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये लगाया था। कर के राजस्व कर के रूप में इसे वसूला जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? यानी कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने दासों की, राजाओं के दास तो सुने होंगे, राजाओं की देखभाल के लिए उनके दास रखे जाते थे, लेकिन दासों की भी देखरेख के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो वह किसने करवाई थी गाइस? तो वो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने दासों की देखरेख के लिए भी एक अलग विभाग की स्थापना की थी। देखते हैं ये क्या था। तो दासों की देखरेख के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बदगान नामक पृथक विभाग की स्थापना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दीवान ए बंदगान जो था वो किससे संबंधित था गाइस? तो वो दासों की देखरेख के लिए संबंधित था, देखभाल के लिए संबंधित था। और इसका विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इस विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मौर्य प्रशासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? जो मौर्य प्रशासन था उसमें आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था गाइस? तो उसका अधिकारी था समाहर्ता। कौन थे? समाहर्ता जो होते थे वो आय व्यय के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। आगे बढ़ते हैं कि ठगी के खिलाफ लड़ने वाला स्लीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? यानी कि जो ठगी के खिलाफ जो लड़ रहे थे तो स्लीमैन वो किस गवर्नर जनरल के समकालीन थे या समसामयिक थे? तो वो थे विलियम बेंटिंक के। किसके? विलियम बेंटिंक के। आगे देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता था। जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जो उत्तरी सीमांत था तो उसके उत्तरी सीमांत का निर्धारण क्या करता था? तो जो मांडा था, मांडा उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता था। आगे बढ़ते हैं कि कुषाणों ने धातु के सिक्के जारी किए थे। जो कुषाण थे उन्होंने कौन कौन से धातु के सिक्के जारी किए थे? तो उन्होंने सोने के भी सिक्के जारी किए, चांदी के भी और तांबे के भी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना की थी। जो अभिधम्म ग्रंथ था उसकी कथा वस्तु की रचना किसने की थी गाइस? तो उसकी कथा वस्तु की रचना की थी मेघलीपुत्तम तिस्य ने। किसने की थी? मेघलीपुत्तम तिस्य ने। जिसकी हम व्याख्या देखते हैं कि कथा वस्तु ग्रंथ जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? पिटक के अंतर्गत आता था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वह सुल्तान कौन था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ कराया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? वह चंदेल राजा कौन था जिसका दूसरा नाम क्या कहता? लक्ष्मण वर्मन था। तो वो थे यशोवर्मन। कौन थे? यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्दलाग आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जो उद्दलाग आरूढ़ी थे वो किसके प्रसिद्ध दार्शनिक थे गाइस? तो वो मद्र के थे। किसके? मद्र के। आगे बढ़ते हैं कि कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? जो कदम्बों की जो राजधानी थी बनवासी वो कहाँ स्थित थी गाइस? तो वो गोवा में स्थित थी। कहाँ पर? गोवा में। आगे बढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वो थे सतीश चंद्र। कौन थे? सतीश चंद्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शेर शाह के शासनकाल में कुख्यात काजी फजीहत अथवा काजी फजीलत कौन था? जो काजी फजीलत या काजी फजीहत कौन थे गाइस? तो वो बंगाल के गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि एक तरफ हमें क्या कहते हैं स्मारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता, वो किसने वो निर्माण करवाया था। जो बुलंद दरवाज़ा है और फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण किसने कराया था गाइस, तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने। किसने, अकबर ने। आगे बढ़ते हैं कि अलाई दरवाज़ा और जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर इधर है कि मोती मस्जिद, जो कि मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है, वह उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। आगे देखते हैं कि मोती मस्जिद जो कि आगरा में, एक तो मोती मस्जिद हो गई दिल्ली में, उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने, और जो मोती मस्जिद आगरा में है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था। जो कूका आंदोलन था तो वो कहाँ से संगठित हुआ था गाइस, तो वो पंजाब से हुआ था। कहाँ से, पंजाब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे गाइस, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कि किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ किया था। तो किस वर्ष, तो वो 1835 में। कब, 1835 में। नेक्स्ट है कि युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला गया है। यानी कि वह समाधान, यानी कि जो कब्र होती थी उसमें दो जोड़े से जो कब्र दफनाई जाती थी, सबको जो दफनाया जाता था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला गाइस, तो वो हमें मिला है लोथल से। कहाँ से, लोथल से। और जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आगे देखते हैं कि जो मानक हड़प्पी ईंटों की जो ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई का जो अनुपात था वो कितना था गाइस, तो वो था 1:2:4। क्या था, 1:2:4। यानी कि इसकी ऊंचाई 1 थी और चौड़ाई 2 और लंबाई इसकी होती थी 4। ठीक है गाइस, यानी कि ये हो गई ऊंचाई 1 और ये हो गई ऊंचाई, फिर आपकी हो गई चौड़ाई, तो इसकी ये विचर की हो जाएगी चौड़ाई जो इसकी होती थी ऐसे करके, और जो इसकी लंबाई होती थी वो हो जाती थी 4। तो ऐसे करके इसका निर्माण होता था। ठीक है गाइस, ये हो गई आपकी ईंट तैयार। ऐसी इसकी ईंट बनती थी। तो गाइस ये हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो हमारी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मोर वीडियो पाने के लिए, मोर मॉक टेस्ट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।